नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कार मिलने की नई परंपरा की। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हैं जो पहले नामचीन लोगों को ही दिए जाते थे, लेकिन कुछ बरसों से पद्म पुरस्कारों की तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है। अब जमीन से जुड़े ऐसे नायकों को भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने गुमनामी में रहकर समाज को बदलने का काम किया है। इस बदलाव पर बात करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। 8 जनवरी 1955 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के बाद पुरस्कारों का नामकरण पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण एक उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नाम पद्म अवार्ड कमेटी के द्वारा तय किए जाते हैं। इस कमेटी के सदस्यों का नाम हर साल प्रधानमंत्री ही तय किया करते हैं। पद्म अवार्ड्स के लिए आप भी खुद को सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ वर्षों में आया है। 1 मई से 15 सितंबर के बीच नॉमिनेशन मंगाए जाते हैं। इसके लिए पद्म पुरस्कार देशवासियों के साथ विदेशियों को भी दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे। 4 पद्म अवार्ड विनर विशिष्ट मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर कपिल कपूर, पद्म भूषण विजेता, पूर्व सम कुलपति जेएनयू हमारे साथ मौजूद हैं। तालियों से स्वागत कर सकते हैं। प्रोफेसर कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 82 वर्षीय प्रोफेसर कपूर वर्ष 2012 में 11 भागों में प्रकाशित किए गए हिंदू धर्म के विश्वकोश यानी कि अंग्रेजी में के मुख्य संपादक हैं। गुरुचरण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, पद्मश्री विजेता हैं, क्रिकेट कोच हैं और साल 2023 के लिए पद्म पुरस्कार पाने वालों में भारत के पूर्व कोच गुरुचरण सिंह का नाम शामिल है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और गुरुचरण सिंह को क्रिकेटिंग गुरु कहा जाता है और उन्होंने 100 से ज्यादा क्रिकेटर्स को ट्रेन भी किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जितेंद्र सिंह शंटी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, पद्मश्री विजेता हैं, संस्थापक हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के। जितेंद्र सिंह शंटी पिछले करीब 26 सालों से शहीद भगत सिंह सेवा दल नामक एक संस्था चला रहे हैं। यह संस्था निशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाती है। कोरोना काल में भगत सिंह सेवा दल ने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और कोरोना मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल पहुंचाने से शुरू हुआ सफर शवों को ढोने तक पहुंच गया। संस्था की तरफ से अब तक कोरोना के मरीजों के 965 शवों को अंतिम स्थल तक पहुंचाया गया है और उनका अंतिम संस्कार भी निशुल्क किया गया है। इसके साथ संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का भी आयोजन लगातार किया जाता रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, पद्मश्री विजेता हैं, वरिष्ठ सलाहकार गंगाराम अस्पताल के हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा इस वर्ष के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में से हैं। डॉक्टर वर्मा सर गंगाराम अस्पताल में मेडिकल, जेनेटिक और जीनोमिक्स के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वर्मा के माध्यम से 50 साल की कड़ी मेहनत को मान्यता भी मिली है और इसके साथ ही इस पुरस्कार के बाद अनुवंशिक और जीनोमिक्स के क्षेत्र को भी एक नई पहचान मिली है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी। आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। डॉक्टर कपिल कपूर शिक्षा के क्षेत्र से लंबे समय से न केवल जुड़े हुए हैं, आप लगातार सेवा में रत हैं शिक्षा की। कैसा लगता है जब आपके काम को पहचान मिलती है और वो भी पद्म पुरस्कार से? मुझे कुछ ज़्यादा आभास नहीं हुआ,
मुझे एक दिन पहले फ़ोन आया था मिनिस्ट्री से कि सरकार सोच रही है आपको पद्म भूषण देने के लिए, तो आप इनकार तो नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग बाद में अवार्ड वापसी करते हैं ना। तो हमने कहा कि हमें अगर किसी को लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया है और वो उसे पहचानते हैं तो वो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, तो इनकार क्यों करेंगे। उसके अगले दिन हमारे पास कुछ टीवी चैनल से, नेशनल से आए लोग, तो उन्होंने जैसे आपने प्रश्न पूछा वैसे प्रतिबिंब जी आपका नाम है और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और मेरे प्रश्न दिमाग में आपके बारे में भी एक है कि प्रतिबिंब तो बोलता नहीं, आप कैसे बोलते हो। प्रतिबिंब तो इमेज होता है ना जी, वो तो नहीं बोलता, पर आप तो बोलते हो, बड़ी अच्छी बात है। आप प्रतिबिंब शायद अपने फादर के या ग्रैंडफादर के या सिस्टर्स के हैं, तो आप उन्हीं के अनुरूप आपके भाव और फीलिंग में बोलते हैं। कमिंग बैक टू माई सेल्फ, तो मुझे पूछा गया बेटा कि आपको इस अचीवमेंट के बारे में कैसा लगा, तो मैंने कहा मुझे ये अचीवमेंट तो लगी नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि ये अचीवमेंट है, क्योंकि मैं 63 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 19 साल का था, मैंने 19 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया था। जिस साल किया था तब आप पैदा ही नहीं हुए थे, 1960 में मैंने एमए किया था। और मैं 1960 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 साल, फिर जेएनयू में पढ़ाता रहा, और मैं 2005 में 65 साल की आयु में रिटायर हुआ। पर मैं अभी तक अपार्ट फ्रॉम कमेटियाँ गवर्नमेंट की जो हैं, पर मैं लेक्चर्स यूनिवर्सिटियों में जाके आईआईटीज़ में अभी भी लेक्चर करता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये अचीवमेंट का तो सेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, बेसिकली आई एम ए टीचर, और टीचर की तरह ही मैंने अपनी लाइफ पूरी बताई। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर को अपनी तरफ से बच्चों के लिए जितना वो कर सकता है वो करता है, और वो अपने बारे में नहीं सोचता इधम न मम कि भाई मैं 4 पेपर लिख के मैं विदेश चला जाऊं या मैं विदेश की से घूमूं। सारा ध्यान बच्चों को जितना ज़्यादा हम अपना ज्ञान बांट सकते हैं, दे सकते हैं, वो सोच के। तो मैंने तो इस अचीवमेंट, मुझे लगा मैं तो अपनी ड्यूटी करता रहा, पर मुझे एक विचार आया मन में कि 63 साल में हजारों, लाखों ही होंगे, हजारों बच्चे बच्चियां मेरे से पढ़े हैं। जेएनयू में ही इतने साल, 37 साल तो जेएनयू में पढ़े हैं, 13 साल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और अभी भी मेरे ख्याल में देयर आर वन ऑफ माई यूट्यूब बाइट हैज़ बीन सीन बाई 2.4 मिलियन पीपल। 24 लाख लोगों ने इस बाइट को देखा है। तो मैंने कहा जिन बच्चे बच्चियों को मैंने पढ़ाया, पुराने ज़माने में हमारे देश में गुरुकुल में जब शिक्षा पूरी होती थी तो बच्चा अपने गुरु को एक वो देता था, गुरु दक्षिणा देता था। और जो बच्चा गुरु दक्षिणा देने के काबिल नहीं था, पैसा नहीं है या कुछ नहीं, तो उसकी जगह राजा गुरु दक्षिणा देता था। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि गुरु दक्षिणा की परंपरा तो है नहीं, क्योंकि आजकल तो आप फीस दे के पढ़ते हो। तब फीस नहीं होती थी, तब कोई फीस नहीं होती थी, कोई बाउंडेशन भी नहीं थी कि आपको इतना पैसा खर्च करना है। और गुरु ही शिष्य को चुनता था। शिष्य जाते थे गुरु के पास और गुरु ही शिष्यों को चुनता था। तो तब, आजकल तो ऐसा है नहीं। तो मुझे ये लगा, बेटा मैं आपको बेटा कहूँगा क्योंकि मैं 83 साल का हूँ, आपके ग्रैंडफादर की उम्र का हूँ। मुझे उस वक़्त बिलीव भी ये लगा कि मुझे सरकार ने उन हजारों बच्चों की तरफ से गुरु दक्षिणा दी है। मुझे ये गुरु दक्षिणा। एक और गुरु हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे गुरु खेलों की दुनिया से जुड़े हुए हैं। गुरुचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत मैं विस्मित हो रहा हूं आपको अपने मध्य पाकर। बचपन से हम आपका नाम सुनते रहे हैं, अखबारों में कई बार आपके चित्र के साथ आपके कटिंग्स भी आती थी, और 100 से ज़्यादा क्रिकेटर्स को कोचिंग देने के बाद जब पद्म पुरस्कार के लिए चुना जाता है तो मन में क्या आता है? सर ऐसा
कि ये जो आपने अब बात कही है ना कि भाई पद्मा अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसे लगा, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। जी। जैसे सर ने बताया ना, कपूर साहब ने, कि टीचर टीचर ही है और टीचर टीचर ही रहेगा। वो जहाँ खड़ा हो जाएगा ना, जैसे मजिस्ट्रेट कहीं भी हो जाए तो वहाँ अदालत लग जाती है, ऐसे ही टीचर कहीं भी जाएगा तो ढूंढेगा कि मेरे शिष्य कहाँ से मिलते हैं। तो 100 जो टेस्ट क्रिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो वो हैं दोज हु हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, जो खाली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, जिसको हमारे देश में कहते हैं कि रणजी ट्रॉफी। लेकिन 12 क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो इंडिया खेले हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है कि भारत सरकार ने किसी अपनी दृष्टि से देखा होगा, हो सकता है किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने या मिनिस्ट्री ने ऐसे देखा होगा कि ये लोग काम कर रहे हैं, दे दो। सर तो 83 हैं पर मैं तो 88 हूँ। ओ, क्या तो बात। इसलिए और सर के लिए एक बात मैं करेक्ट कर दूं, मैंने कहा पूर्व क्रिकेट कोच। सर अभी भी मैदान से आ रहे हैं और कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैदान में ही पहुंचने वाले हैं। ताली बजनी चाहिए। तो ऐसा जी कि मेरी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी अपनी जो मेन टाइम था ना, वो सारा ही नेशनल स्टेडियम में काटा है। आपको पता है ये बड़ी वीआईपी प्लेस है। या तो यहाँ पर मिनिस्टर लोग आते थे, या पार्लियामेंटेरियन आते थे, या उनके बच्चे आते थे, या फिर उनके चपड़ासियों के बच्चे आते थे। तो मेरा जो फोकस होता था ना, वो जो लोअर तबका था ना, लोअर इनकम वाले लोग थे, उनकी तरफ ज़्यादा रहता था। इसकी मैं एक ही मिसाल पेश करता हूँ कि मैं नाम तो नहीं लेता तो लेकिन कई जगह किताबों में लिखा हुआ है। वैसे मेरे एक क्रिकेटर ने, जो कि एक मिनिस्टर का बेटा था, उसने एक चपड़ासी के बेटे को थप्पड़ मार दिया। वो रोता रोता मेरे पास आया, तो मैंने उसको कहा कि किसी और के तू थप्पड़ मार देता ना तो मैं तेरे को बख्श सकता था, लेकिन क्योंकि तूने एक गरीब लड़के के थप्पड़ मारा ना, इसलिए आपको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी इसको आपने हाथ भी लगा दिया ना, तो मैं तेरा बैग उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दूँगा। लेकिन ये कहना और करने में बड़ा अंतर है। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली ऐसे ही 1 महीने के बाद उस लड़के ने फिर उसको थप्पड़ मार दी। वो फिर आया रोता रोता मेरे पास। अब मिनिस्टर के बेटों के थोड़ा दिमाग हाई फाई तो होते ही हैं, और फिर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही थे, मेरे अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मतलब ही कोड हैव ट्रांसमिट इन 1 आवर। तो उसने दूसरी बार उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैंने भी इधर उधर नहीं देखा, मैंने उसका बैग उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। उसकी गाड़ी इंतज़ार कर रही थी, वो अपना बैग लेके चला गया। लेकिन कमाल है कि मिनिस्टर साहब 4-5 दिन के बाद आए, सारी बात बताई मैंने उनको, तो उन्होंने कहा कि अब इसका ये बताओ, इसका इलाज क्या है। मैं कही इसका इलाज ये है, सबसे पहले तो उस लड़के से आपने माफ़ी मांगे, फिर दूसरे से मेरे से माफ़ी मांगे, तीसरी मेरे को एक अश्योरेंस दे कि आइंदा इस स्टेडियम के अंदर ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप सच पूछो ना दिल से, आज दिन वो लड़का इतना ओबीडियंट है, अगर 10,000 बंदे में भी खड़ा होता है ना, तो वहाँ उठ के आके पैर छुएगा। ये समानता की दृष्टि और आपका ये भाव ही कहीं ना कहीं वो उसको परिचय मिला है, और आप पद्मश्री के लिए कहीं ना कहीं चुने गए हैं। एक बड़ी मिसाल हैं आप। जितेंद्र सिंह शंटी जी भी हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं, एक लंबा चौड़ा उनका परिचय हम दे चुके हैं। जितेंद्र जी, आपने जब समाज सेवा का ये कार्य शुरू किया, जहन में ये तो नहीं आया होगा कि कभी कोई पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार भी पद्म अवार्ड जैसा पुरस्कार मिलेगा। तो किस जहनियत के साथ, किस विचार, किस सोच के साथ आपने ये समाज सेवा का कार्य अपने हाथ में लिया? कहते हैं कि कभी छोटा सा हादसा इंसान के जीवन को बदल देता है, और मेरे साथ भी 1995 में जब एक शमशान घाट में मैं किसी के दाह संस्कार पे गया और देखता हूं कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे की मृत्यु हो जाने पर लकड़ी के पैसे ना होने के कारण लोगों की जली हुई लकड़ी के टुकड़े उठा रहा था। मैंने सोचा शायद चोरी कर रहा है,
मैंने पूछा तो जब उन्होंने बताया कि पैसे नहीं है, इलाज के लिए आया था, बच्चे की डेथ हो गई है, वो मेरे जीवन का बदलाव था जी। कि राष्ट्रीय राजधानी में हम करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, करोड़ों रुपए की कार में घूमते हैं, शादी पे लगाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बच्चे के दाह संस्कार के लिए बैठा हुआ है, वो मैंने पहला दाह संस्कार कराया जी। उसके बाद मैंने 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए, एक एक करके मैंने 12 डेड बॉडी और एम्बुलेंस गाड़ियां बनाई, सोचा भी नहीं था कभी। और कोरोना आ गया। कोरोना आते ही जब सब प्रशासनिक लोगों ने मेरे से कहा, शंटी जितना आपके पास एम्बुलेंस और शव वाहन का बेड़ा है, क्या हमें दे देंगे, क्या हमारे साथ सेवा करेंगे? मेरे कुछ दोस्तों ने मना भी किया कि शंटी जी ये मौत का मंजर है। मैंने कहा यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की एक फौजी की तरह, बिना किसी सरकारी मदद के। आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, फौजी अगर घर में रह के लड़ाई लगने पर घर में मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है। हमको जंग में लड़ना पड़ेगा, हमको शमशान तक जाना होगा, हम सेवा करेंगे, चाहे मौत भी आ जाए, हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और हमने वादा किया, हमने सारी अपनी एम्बुलेंसेस लगा दी जी, शव वाहन लगा दिए जी। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे बेटे सब कोविड में चले गए। मेरे पहले एक ड्राइवर की डेथ हुई, फिर दूसरे ड्राइवर की डेथ हुई, मेरे मैनेजर सीरियस हो गया, मेरा बेटा डेथ बेड पे चला गया, मैं डेथ बेड पे चला गया। लेकिन जब हम बच के निकले तो मुझे पूछा मीडिया ने कि शंटी जी अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? तो मुझे एक फौजी की बात याद थी जो करगिल की लड़ाई में जिनकी एक आंख चली गई थी गोली लगने से। जब उस फौजी को पूछा था मीडिया ने कि आपका जज्बा आंख जाने के बाद बढ़ा है या कम हुआ है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि एक आंख बंद करके दुश्मन को मारता था गोली, अब परमानेंट बंद हो गई, टिका टिका के मारूंगा। ओह, इसी तरह हमारा भी जज्बा बढ़ चुका है। मेरे 2 ड्राइवर शहीद हो चुके हैं, मेरा बेटा डेथ बेड पे रह चुका है, मैं रह चुका हूं। अब वायदा कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कोरोना नहीं जाता है, हम शमशान घाट से बाहर नहीं निकलेंगे, सेवा करेंगे। पहला कोरोना में 966 डेड बॉडी सेवा करी और दूसरे में तो हद ही पार हो गई। टोटल 4266 डेड बॉडी के करीब हमने क्रीमेशन की है। और मैं हैरान हूं इस बात से कि इस देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी मुझे फोन करते हैं जब मैं शमशान में सेवा कर रहा हूं कि शंटी जी हम आपको देख रहे हैं टीवी पे और लाइव देख रहे हैं। जो सुना था जैसा कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं आपकी कम्युनिटी के लिए, आज हम आंखों से देख रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उससे भी ज्यादा 27 अप्रैल 2021 रात के 2:30 बजे मुझे फोन आता है, मैं शमशान घाट में सेवा कर रहा हूं। मौत का मंजर था जी उस समय। 200 डेड बॉडी पर डे हम कर रहे थे अटेंड। जब मेरे ड्राइवर ने कहा कि एक फोन आया है, तो मैंने सोचा कोई सिफारिश का फोन होगा, क्योंकि लोगों की सिफारिश आती थी कि जल्दी डेड बॉडी संस्कार करा दो। लेकिन उस फोन ने मेरे को हिला के रख दिया। जब मैंने फोन कान से लगाया रात के 2:30 बजे, उन्होंने कहा कि शंटी जी सारा देश आपको लाइव देख रहा है टीवी पे, आप शमशान घाट में हैं, सारा देश आपके साथ है सेवा के लिए, आपके लिए हम प्रेयर करते हैं, ईश्वर आपको शक्ति दे, जय हिंद। और वो फोन था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं हैरान था कि एक प्राइम मिनिस्टर इतना माइक्रो लेवल पे देख सकते हैं। और कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चंटी जी, इंडिया का फोन आता है, बहुत जज्बाती आपकी पूरी यात्रा रही है। राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। तो ये हमारे जीवन का जो सेवा थी वो काम आई, ईश्वर ने हमारे को दिया और जनता ने हमारे आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने आशीर्वाद दिया। सुनते थे कभी कि ये अवार्ड बिकता है, लेकिन मैं हैरान हूं कि गरीब से गरीब लोगों को भी चुन चुन के अवार्ड दिया गया और हमारे जैसे तुच्छ लोगों को शमशान घाट से उठा के लेके आए। मैं समझता हूं कि चंटी जी आप तुच्छ नहीं, आप मिसाल हैं, न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, विश्व भर की इंसानियत के लिए आप एक जीती जागती मिसाल हैं। और आपके सामने कोई भी अवार्ड छोटा हो जाएगा। और मुझसे बात करते नहीं बन रहा है, आपकी जो यात्रा है वो ऐसी जो है पीड़ा से निकलकर आपकी कहानी जो है हम तक पहुंची है और आपके इस कार्य को यहाँ पर परिचय मिला है और आपको पद्म अवार्ड दिया गया है। और आपने ईश्वर की बात की है, हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा भी
मौजूद हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, वरिष्ठ सलाहकार हैं गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा, जो एक यात्रा का वर्णन हमारे साथ मौजूद 3 विशिष्ट पद्म अवॉर्डीज ने बयां किया है, उसी से जुड़ी हुई आपकी भी दास्तां है क्या? ऐसा है कि जेनेटिक्स में मेरा शुरू से ही कुछ इंटरेस्ट रहा और फिर कुछ मौके ऐसे हुए कि जब हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया, भारत ट्रेनिंग लेके आया था, तो उन्होंने कहा भाई आप क्या करना चाहते हो? तो मैंने पहले तो न्यू बॉर्न बच्चे की केयर का सोचा, लेकिन मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई ये तो किसी और के लिए रखा हुआ है, तुम और कुछ सेलेक्ट करो। तो फिर एक नया डिपार्टमेंट बनना था जेनेटिक्स के लिए, तो मेरे को कुछ शौक भी था, तो मैंने कहा ये मैं ले लेता हूँ कि नई चीज़ है, लेकिन बहुत मुश्किल थी क्योंकि लोग समझते थे कि बीमारियां होती ही नहीं हैं जेनेटिक्स। किसी को डायरिया होता है, किसी को खांसी होती है, निमोनिया होता है, तो वो जेनेटिक्स कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन बीमारियां बहुत हैं ये हिंदुस्तान में इनफैक्ट और मुल्कों से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम रिश्तेदारी में शादी कर लेते हैं। हम अपने खानदान जो रिश्तेदारी होती है उनमें ही खानदान शादी कर लेते हैं, तो ये शादी भी रिश्तेदारी में करने से ये बीमारी बढ़ जाती है। कुछ जीन हर एक इंसान में 20,000 के करीब जीन हैं और कोई ना कोई जीन खराब होता है, लेकिन एक ही जीन खराब होने से बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के खराब जीन मिल जाएं और सेम जीन खराब हो तो बच्चों में बीमारी हो जाती है। एक जिज्ञासा मेरे मन में ये पैदा हुई है डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा जी कि हमारे यहाँ पर एक गोत्र में शादी नहीं हुआ करती थी, विवाह नहीं हुआ करता था, तो क्या वो पूरा साइंटिफिक था, वैज्ञानिक रूप से वो सही था? जेनेटिक के कारण वो अच्छा था जी। जितना आप बाहर अपने दूर शादी करोगे उतने बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे। आपने इतनी बड़ी रिसर्च की और जो है समाज की स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा को जब पहचाना गया और आपको पता लगा कि आपको पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है, तब मन में क्या कुछ आया? तो मुझे यही खुशी हुई कि जो हमारी स्पेशलिटी है उसको रिकग्नाइज किया गया, क्योंकि अभी तक जेनेटिक्स वगैरह में कम लोगों को अवार्ड मिला गया, तो इसलिए मुझे ये हुआ कि भाई जो हमारी स्पेशलिटी है इसको भी रिकग्नाइज हुआ, तो ये मेरी सबसे ज़्यादा खुशी थी। बाकी मैंने काम तो बहुत किए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 30 साल काम किया, फिर 20 साल और गंगाराम में काम किया, तो जेनेटिक की बीमारियां देखते रहे। ट्राइबल कम्युनिटी का बहुत मैंने स्टडीज़ करी गई। अंडमान में हमें प्रोजेक्ट दी गई थी कि भाई ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो इसका ग्रुप सिर्फ 100 नंबर है, तो कि ये ख़त्म ना हो जाए, इसका कुछ इलाज निकालो। तो इसमें स्टडी मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन ने हमें दी, तो बात है। मैंने काम तो बहुत डिफरेंट किस्म के किए। अभी एक हमें टेलीफोन आया, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा। चारों पद्म अवॉर्डी हमारे साथ मौजूद है और सबकी अलग अलग यात्रा है, लेकिन यात्रा का समापन जो है या फिर कह सकते हैं सोपान जो है वो पद्म अवार्ड तक आकर पहुंचा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और वापस लौटने के बाद जनता जनार्दन या कि यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद है, उनके क्या कुछ सवाल है या कुछ जानकारी है पद्म अवार्ड के बारे में, वो साझा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आवाज देश की में आपका एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पद्म अवार्ड विनर्स। हमारे साथ 4 विशिष्ट मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आवाज देश की में हम बात कर रहे हैं गुमनाम जन नायकों की, जिनके काम को न केवल पहचान मिली है, साथ ही उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे ही एक गुमनाम जन नायक हैं शाह रशीद अहमद कादरी जी, जो बरसों से आस लगाए बैठे थे, लेकिन पद्म अवार्ड उनको
अब जाकर मिला है। क्या कुछ कहना है पद्म अवार्ड मिलने के बाद इनका, आइए सुन लेते हैं। कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, इसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ताली बजनी चाहिए। जो हम जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस बात का जिक्र इन्होंने कहा कि हमें जब लग रहा था कि नहीं मिलेगा तब मिला, और जब मिला, हाँ सर आप कुछ कह रहे थे। जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था उनको जल्दी मिल गया। जिन्होंने सोचा नहीं था, मैं कभी इच्छा ही नहीं रखी ऐसी, लेकिन जल्दी मिल गया। जी जी सब जी कह रहे हैं ऐसे ही मेरा हाल है। जी जी। आप कुछ कहेंगे कपिल जी? अबाउट व्हाट? जो सर ने कहा कि जिन्होंने सोचा नहीं था उनको जल्दी मिल नहीं, गया। हमने तो कभी, देखिए कोई भी जो अच्छा काम जिसका समाज पे या व्यक्तिगत रूप पे असर पड़ता है, कोई भी अच्छा काम, जैसे आपने कहा मैंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म 11 वॉल्यूम्स हैं उसके, तो 11 वॉल्यूम मैंने 19 साल उस पर काम किया है। अब जब आदमी ऐसे काम करता है तो ये काम आदमी ये सोच के नहीं करता कि मुझे इससे मिलेगा क्या। दिस यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, अगर आप यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से चलेंगे तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन मन में तब तो आता होगा ना जब कुछ नहीं बहुत आता। कम काम करने वालों को पहचान मिल जाती है, उनको नहीं, अवार्ड मिल मैं जाते मानता हूं कि मैंने आज सरदार जी को सुना है जी, इनसे बड़ा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात है। इनसे बड़ा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। जी जी। मतलब अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के, हाँ, और जो बिल्कुल निस्सहाय, जिनका कोई करने वाला नहीं है कुछ, उनको करना, मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई तो बहुत छोटी चीज है इनके काम के सामने। क्या बात है। चलिए जनता जनार्दन जल्दी से सवाल पूछ लें। कपिल जी से कोई सवाल पहले। हाँ माइक कहाँ है, माइक दीजिए। सभी महापुरुषों को पहले मेरा नमस्कार, आभार एंड सम्मान। कपिल जी सर, मेरा अपना नाम बताओ बेटा। जी सर, मेरा नाम राधिका कटारिया है और मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, कॉलेज में हूँ। और सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे आप ही नहीं बाकी और भी सारे महापुरुषों ने बहुत, उनकी कहानी सुन के बहुत प्रेरणा मिली। सर मेरा सवाल है कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, आजकल बहुत स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स मेरे मोटिवेट करते रहते हैं कि आप यूपीएससी की परीक्षा करें तो सिविल सर्विसेज करें और ऐसे देश का सर्विसेज में आप हाथ बढ़ाएं। लेकिन जैसे आपकी कहानी सुन के लगा कि आपने भी एक देश को ऐसी सेवा दी है, तो आप हमें प्रेरित करिए कि, और हमारे पेरेंट्स को भी बताइए कि सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, जितना भी देश दिन भर में भी हम सर्विस देते हैं तो वो भी, उससे भी हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए। ताली हो जाए पहले। रूप से बहुत बढ़िया अच्छा सवाल। प्रश्न है बेटा। मैं आपको अपनी ही बेटी की एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक ही बच्चा है, बेटी है मेरी। उसने जब मैट्रिक की तो उसने कहा पापा मैथमेटिक्स से बड़ी टेंशन होती है। हमने कहा छोड़ दो। साइंस छोड़नी पड़ेगी, हमने कहा छोड़ दो। तो क्या करूं, जो मन करता है कि मेरा तो बड़ा अजीब क्या है, होम साइंस और बायोलॉजी। हमने कहा कर लो, कर लिया। उसके बाद कभी भी उसको कुछ नहीं कहा, जो मन में आता है करो। उसने बी ऑनर्स किया साइकोलॉजी में, फिर बोली अब मैं एमए नहीं करूँगी। फर्स्ट क्लास आई, नहीं करूँगी क्योंकि पढ़ना बड़ा पड़ता है। तो क्या करेंगे, सोशल वर्क करेंगे। तो काम कर लो, सोशल वर्क किया, किरण बेदी जी के साथ काम भी किया। उसके बाद मैंने मिसेज ने बड़ा जोर लगा के परसुएड करके उसको कहा तू पहले शादी कर ले, फिर बाकी कर लेना जो करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने उसको एक लाइन बोली थी और ये सारे पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों को ये कहो, परस्यू हैप्पीनेस इन लाइफ, नॉट सक्सेस। नॉट सक्सेस। जिंदगी में खुश रहना सीखो। ये दुनिया भरी पड़ी है सफल लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से, पर दुनिया में जो हैप्पी लोग हैं बहुत कम हैं। पर हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो
तो हैप्पीनेस अगर आप अपने लिए ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस के लिए आपको दूसरों की हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहिए। क्या बात है। कोई और सब सवाल? happiness गुरुचरण मिलती जी है। यहाँ पर मौजूद हैं और क्रिकेट जो है कह सकते हैं कि भारत के जो है रक्त में है, खून में है। कोई सवाल? जी जी। सर सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। सर मैं प्रभजोत कौर, और सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जैसे 100 से ज़्यादा क्रिकेटर्स को कोच किया है, तो उस टाइम पे आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? हो सकता है कि कुछ नए खिलाड़ी भी आपके सामने आए हो जिन्हें इतना नॉलेज नहीं हो, तो उस टाइम पे किन चैलेंजेस को आपने फेस किया? देखो 88 ईयर्स में 68 ईयर्स से ज़्यादा जो थे ना वो मेरे लगे हैं कोचिंग में। तो सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों लोग गए, बहुत लोग अच्छे थे लेकिन वो परसू नहीं कर सके फॉर वन रीज़न और दी अदर। अब तो हम उसी को मानते हैं या उन्हीं को पहचानते हैं, उन्हीं को रिकग्निशन देते हैं जो इंडिया खेले हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। लेकिन कोचों की, टीचर्स की, प्रोफेसर की ज़िंदगी बहुत कठिन है। मतलब आप समझ लो इस उम्र में भी ना मेरे को 3 घंटे गर्मियों के 4 घंटे दोपहर को घर मिलते हैं, या मैं रात को सोने आता हूँ, सुबह उठ के फिर भाग लेता हूँ। लेकिन इस दौरान में आपके सवाल को बीच में ही रख के ना मैं शंटी जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उसी एरिया में रहता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। जो काम ज़िंदगी में ये कर गए हैं ना कोई करेगा नहीं और कोई माई का लाभ पैदा नहीं हो सकता। शंटी जी के लिए एक ताली बजा दो। शंटी जी से बात करेंगे, उससे पहले मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि 88 साल की उम्र में 68 साल तो आपको फील्ड में ही हो गए लोगों को कोचिंग करते हुए, लेकिन जब 20 साल की उम्र में आपने कोचिंग करवाना शुरू किया अलग अलग खिलाड़ियों का, तब घर वालों ने कहा कि यार कुछ ढंग का काम कर रहे, ये काम क्या किया है? ये एक चैलेंज सामने आया आपके कभी? सर घर वाले कोई थे ही नहीं। फादर पाकिस्तान में डैड, आई माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। मैं और मेरी माँ 2 ही आए थे, तो माँ भी काफ़ी उम्र की थी। अब तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चैलेंज सर, होगा। बता रहा हूँ ना जी। अब सुन लो 2 मिनट बता रहा हूँ। अब जब मैं बाहर खेलने जाता ना जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह, उस पास मोबाइल वगैरह ये सब तो होते नहीं थे कि आप घर वालों का कोई हाल वगैरह पूछ सको। बस एक चिट्ठी लिख देते, चिट्ठी को आने जाने में 3-4 दिन लग जाते थे। तो सर्दी के दिनों में जब इंटरवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से 4 साल खेला हूँ, जब बाहर जाते तो महीना, सवा महीना लग जाता था। तो हार के मेरे जितने रिश्तेदार थे वो इकट्ठे होके एक क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया कि आप चले जाते हैं और ये बूढ़ी जो आपकी माँ है ना ये अकेली रह जाती है और हम इतनी देर आगे इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई कोई अल्टरनेटिव? कहते एक ही अल्टरनेटिव है, या शादी कर लो या क्रिकेट छोड़ दो। तो मैंने मन में यही सोचा कि शादी तो आज नहीं करूँगा, 2 साल बाद ही करूँगा, तो पहले शादी ही कर लेता हूँ। तो मैंने कॉलेज में ही शादी कर ली थी ताकि मेरी माँ को सहायता मिलती रहे, और वो बराबर मिली है। मुझे ज़िंदगी में कोई गम नहीं आया, कहीं डिफीट नहीं हुई। अगर हुई है ना तो जैसे सर ने बताया कि भाई मैं अपना काम करता ही रहा हूँ, मैं अपना काम करता ही रहा हूँ। 10 सुख आए हैं, 10 सुख गए हैं, नो वरी एट ऑल। तो मैं बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में ना यू शुड हैव ओनली वन वर्ड टू गो। जाना है, जाना ही है। 1-2 मिनट और ले रहा हूँ आपके। मेरी एक इच्छा थी ज़िंदगी में नेशनल कोच बनने की। नेशनल कोच का मतलब था इंडिया का कोच, क्योंकि कोच तो वहीं था ही इतने सालों से। उसके लिए मैंने 3 इंटरव्यू दिए। 3 इंटरव्यू के बाद क्या हुआ कि मेरा नाम तो नंबर 1 आता था, पर मेरे को पोस्ट लेटर नहीं मिलता था। लेटर भी इसलिए नहीं देते थे कि 5 फुट 2 इंच का सरदार है, कौन जाके नेशनल कोच इसको बनाएगा और टेस्ट क्रिकेटरों को कोच करेगा। तो मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता। अल्टीमेटली आई गॉट इट। लेकिन उसमें बड़े तरह तरह के सवाल आए। एक सवाल एक आप सुन के अजीब रहोगे, पर हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी द नेशनल कोच? आई सेड 1 डे। थोड़ा मेरे को भी गुस्सा आया हुआ था। आई सेड फॉर 1 डे। कहते हाउ 1 डे इज पॉसिबल? ऐसे यू गिव मी द अपॉइंटमेंट लेटर एंड टेक ए रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम मी। तो दैट इज जिंदगी है, इसमें फाइट हो रही है, होती रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। जितेंद्र सिंह शंटी जी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। कुछ सवाल उनसे। हेलो जितेंद्र सिंह संटे जी, नमस्कार।
मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे है। मैं टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने बहुत महान काम किया और हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ऐसा काम करना मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल भी है, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, साहस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने जो कार्य किया, मैं दरअसल थोड़ा सा फैक्चुअली उसमें जानना चाहता हूँ कि आपने जो क्रीमेट किया उसमें ज़्यादा अक्रॉस सारे रिलीजन के लोग थे या फिर हिंदू से धर्म से ज़्यादा थे, या आपने सारे धर्मों को कवर किया है, सारे धर्मों को, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा आपने, मतलब आपने तवज्जो नहीं दिया, मतलब उसके डेड बॉडी ज़्यादा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जी, एक दो और सवाल मैं और चाहता हूँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि भारतीय समाज में इस तरह का ह्रास क्यों आ रहा है कि बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है कई बार कि किसी इंसान की मृत्यु होती है और कोई खड़ा नहीं होता है, तो ह्रास का कारण क्या है? क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत लंबे समय से एक्टिव हैं, तो आप हमें कुछ डेप्थ की बातें बताएंगे, जड़ की बातें बताएंगे कि एक्चुअली में कहाँ पर नैतिक पतन हुआ है। पांडे जी, सेवा में धर्म आड़े नहीं आता है। जिस प्रकार खेल में खिलाड़ी सब मजहब नहीं देखते हैं, खेल देखते हैं, जैसे अभी गुरचरण सिंह जी आदरणीय बता रहे थे, सेवा करते समय भी हम ये नहीं देखते ये पेशेंट या डेड बॉडी किस मजहब की है। मैं आपको बता दूं, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार 273 से ज्यादा हमने मुस्लिम भाइयों बहनों का भी क्रिमेशन किया है, यानी दफनाया है, और क्रिश्चियंस का भी 78, जिसमें से 14 को तो जलाना पड़ा क्योंकि ग्रेवयार्ड में जगह नहीं थी। फादर ने कहा कि हम अपने रिचुअल यहीं कर लेंगे शंटी जी, हम उनकी एशेस को दफना देंगे, प्लीज हमको एक बार जला दीजिए, एक बार, नहीं तो बॉडी बेकार हो जाएगी। यहाँ तक कि एक ही परिवार के बाप बेटा भी आए क्रिश्चियन परिवार से। तो पहली बात तो आपका जवाब ये है कि हमने हर मजहब का सोचा ही नहीं कभी मजहब के बारे में। दूसरी बात जो मैं हर जगह कहता हूं कि सरकार ने जो हमें चुना, जो पद्मश्री दिया, वो जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं दिया। मैं पहले बता दूं आपको, वो जितेंद्र सिंह शंटी के वो महान व्यक्तित्व वाले ड्राइवर्स जिन्होंने भगवान के रूप में उस समय काम किया, वो शमशान घाट पे सेवा करने वाले कर्मी, और मेरे दोनों बेटे, मेरा छोटा बेटा लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में और मेरे साथ लाशें उठा रहा है। ये ईश्वर ने कराया सेवा। और ये सच बोलूं मैं आपको, ना कभी हमने अवार्ड के लिए काम किया था, ना सोचा था, लेकिन जो देखा कोरोना में, जो आपने कहा अभी बात, सच बताऊं मैंने कहर देखा है अपनी आंखों से। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जिन्होंने बाप की लाश सामने पड़ी है, उठाने से मना कर दिया, लेकिन जब लाश लेके चलने लगे थे तो दर्शन करने के नाम पे किसी ने बाप की अंगूठी उतारी हीरे की, और किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। उस समय मुझे गुरबानी की एक बात याद आती थी, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। किनके लिए करते हैं सब कुछ हम, जिन्होंने हमें हमारी लाश उठाने से मना कर दिया। और सच बोलूं, जो मैंने देखा है, आपने टीवी पे वीडियो पे देखा होगा, मैंने लाइव देखा है, बच्चियां छोटी छोटी लाश लेके आ रही थी अपने बाप की, उसको जलाने वाला कोई नहीं था, और छोटे छोटे बच्चे आते थे कि अंकल प्लीज हमारे पापा का संस्कार कर दीजिए, प्लीज अंकल। मैं अपने जीवन में मैं वो कहर कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं वो आज भी याद आता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं यही कहूंगा अपने लिए, तो मैं कह सकता हूँ अपने परिवार के लिए, कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि स्वार्थ के संबंध होते हैं सभी, लेकिन आपने उस बात को एकदम झुठला दिया है और आपने निस्वार्थ सेवा की है, और ऐसी सेवा की है कि हम सब या कह सकते हैं पूरी मानवता आपके कार्य से प्रेरित हो सकती है। और मेरा सवाल गुरुचरण जी से है कि बतौर कोच आपके अंदर ऐसी, बोलो बेटा। हाँ, बतौर कोच आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो आपको सबसे अलग, जिसने आपको सबसे अलग बनाया? और एज अ कोच आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही होगी, तो आपको कौन कौन से फेल्योर्स का सामना करना पड़ा था? ऐसे कोई बंदा ज़ुबान से काउंट करके नहीं बता सकता। हर मुसीबत आई उसका हल निकला, लेकिन उसके लिए लोगों ने बहुत मदद की, मदद हर एंगल पे। कोच की बात जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने साल उससे ना मैं घर में बैठा,
घर में कोई बीमार है तो बाकी पड़ोसी को कहूँगा कि इसको भी अस्पताल ले जाओ या दिखा कर ले आना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर देना। लेकिन अगर मेरा मैच चल रहा है तो मैंने छोड़ के किसी को प्रेफरेंस नहीं दी। ये रिकग्निशन मिलने के बाद एक ये पता लगा कि भाई हम जो काम करते हैं ना, इसको कोई ना कोई देख रहा है। अब तक तो हम ये समझते थे भाई हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, और बात भी ठीक है। लेकिन अब मेरे मन में इसके बाद ये आया कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं अपना, बेसिकली क्या है कि जैसे सर बैठे हैं या बाकी के लोग हैं ना, हर बंदा अपने प्रोफेशन को एंजॉय जब करना शुरू कर देता है ना, वो प्रोफेशन नहीं रहता, वो उसका सब कुछ ही बन जाता है। तो मैंने 17 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, इंडिया का कोच बन के रहा हूँ, लड़कों के साथ खेलता रहा हूँ बड़ी उम्र तक। मैंने खेलना भी अभी 4-6 दिन हुए खेलना छोड़ा, जब ये इधर उधर भागना शुरू हुआ। नहीं तो मैं अभी भी बच्चों के साथ पैड करके नेट में निकल जाता हूँ, उनको कहता हूँ मारो यार मेरी बॉल पैड पे, मैं तो चाय पिला दूंगा। सो दिस इज द थिंग्स व्हिच मेक्स मी टू जस्ट एंजॉय माय क्रिकेट एंड कीप गोइंग विद माय लाइफ। जी प्रतिबिंब जी, मैं 2 बातें बच्चों को कहना चाहूँगा, इफ़ यू परमिट मी। क्या बात है जी। इनसे, इनकी बातों से इंस्पायर होके कि बेटा, जब कोई आदमी अवार्ड के लिए काम करता है तो ना तो अवार्ड मिलेगा ना काम होगा। क्योंकि एक संवाद है पुराना महाभारत में, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है तुमने धर्म का रास्ता अपनाया, तुम्हें मिला क्या? दुर्योधन को देखो कितना कुछ है। तो युधिष्ठिर ने कहा जो लोग धर्म का रास्ता कुछ पाने के लिए अपनाते हैं वो धर्म के व्यापारी हैं, वो धर्म का व्यापार करते हैं। धर्म का रास्ता, ठीक काम करने का रास्ता, बिना सोच के कि हमें मिलेगा क्या, लेना चाहिए। ये पहली बात। दूसरा, जैसे अपने भाई साहब शंटी जी ने कहा, भाई साहब ने भी कहा कि जब आप कोई काम, अच्छा काम करते हो, अच्छा काम वो है जिसमें सिर्फ इंसानियत ही रहती है, बस धर्म जाति वगैरह नहीं रहती। मैं जेएनयू में पढ़ाता था, जेएनयू में सारे धर्मों के बच्चे आते थे, और पहले दिन से मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम कभी नहीं पूछूंगा, और पूछता भी नहीं था, लिखता। मिड सेमेस्टर में जहाँ उनको साइन करने पड़ते थे तो मैं अपने प्रिय, जो मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट होता था, उसको भेजता था और कहता था कि जो अटेंडेंस शीट है वो मुझे दिखानी नहीं। जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता था कोर्स का बाद 6 महीने बाद, तब मैं पहले 10 बच्चे जो होते थे फिर मैं उनके नाम पूछता था कि ये बच्चे कौन हैं, क्योंकि कभी दिमाग में ये ना आ जाए कि ये जाति या धर्म। इसीलिए जितना प्यार, जितनी श्रद्धा बच्चों ने हमें दी, उसके कारण हम इस उम्र में भी चल फिर रहे हैं। क्या बात है। कहते हैं जो सम्मान है ना, वो आप उसके लिए किसी को कह नहीं सकते, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो तो आपको अपने कार्यों से अर्जित करना पड़ता है। और 4 विभूतियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कामों से ये सम्मान, पद्म अवार्ड अर्जित किया है। और डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा, ये तो बात ठीक है, जब आप महान कार्य करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही होती है। लेकिन जब ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही होती है, महान कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपके काम को पहचान नहीं मिलती है तो जहन में कुछ सवाल कौंधते हैं क्या? नहीं, हम जो काम करते हैं, सबने जैसे कहा, हम ये काम करते ही नहीं सोच के कि मुझे इनाम मिलेगा। तो क्योंकि इनाम कोई, तुम पहले तो अप्लाई करना पड़ता है, कोई नॉमिनेट करे, ये करे, और लिखा आप करो तो नहीं मिलता। कुछ इनकी क्वालिफिकेशन चेंज होती रहती हैं कि किस किस्म का अवार्ड देना। देखो, हम बड़े बड़े डॉक्टरों को, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, उनको ही मिलता था, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर थे, उनको देखते थे, उनको अवार्ड मिल जाता था। कोई उसका हार्ट का इलाज किया, उसको अवार्ड दे दिया। हम लोगों के पास कोई मिनिस्टर वगैरह बहुत ही कम आते थे, कोई आता था जो भाई चलो इसको देख लो, मेरा नौकर है, इसकी बीवी बीमार है, इसको देख लो। तो ऐसे थे। तो हमने कभी सोचा ये काम नहीं, हम तो था कि हमें ये कुछ ढूंढना है,
अपने जो इतने लोग हैं जो पीड़ित हैं, इनके लिए कुछ मदद करनी है, जी इनके लिए इलाज निकलना है, इनके चेहरों पे कुछ खुशी लानी है, ये चीज़। क्योंकि ये उदास होते हैं, जेनेटिक डिजीज ऐसी होती है कि आपको उदास कर देती है, तो अभी इनको खुशी लानी है, इनको देखना है कि भाई जो भगवान ने दिया, किसी को अच्छे कार्ड दिए, किसी को खराब कार्ड दिए। अब जो कार्ड हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते, आप उसको लेके उनके साथ जितना हो सके उनको टॉलरेट करना है और उसी तरह जिंदगी काटनी है। जी। और सवाल सबसे बड़ी बात ये है कि न केवल पद्म अवॉर्डी हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम विशेष में, हमें सीख भी लेनी चाहिए आप लोगों के जीवन से कि किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। अगर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से कुछ कोई पूछना चाहता है तो जल्दी से पूछ ले, क्योंकि समय सिर्फ 3-4 मिनट का बाकी है। मेरा सभी अतिथियों को नमस्कार। मेरा प्रश्न कपिल जी से और गुरुचरण जी दोनों से ही है। आप लोग गुरु हैं, तो आपके नीचे हज़ारों बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक विद्यार्थी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़रूर होनी ही चाहिए जो उसे सीखने के काबिल बनाती है? जब मैं शुरू में पढ़ाने लगा, दयाल सिंह कॉलेज में गया, मैं 19 साल का था और 4th ईयर की क्लास थी। 4th ईयर की क्लास में मेरी ही उम्र के लोग थे। तो जैसे मैं गया, गैलरी थी, मैं अंदर गया तो वो पैर ना रगड़ने लग गए सारे ज़मीन पे, आवाज़ करने लग गए। मैं बिल्कुल चुप रहा। 5-7 मिनट के बाद जब मैंने कुछ नहीं कहा तो वो अपने आप हट गए। तो मैंने कहा बस इतना ही स्टेमिना है। जब हम पढ़ते थे हम तो आधा घंटा पैर रगड़ते रहते थे। फिर मैंने कहा बच्चों सुनो, उनको मैं आपका बेटा जवाब दे रहा हूँ, टीचर का भी पेट रोटी से ही भरता है, इज्जत से नहीं। पर अगर आप टीचर की इज्जत नहीं करोगे तो आप टीचर से सीखोगे कुछ नहीं। इसलिए पहली क्वालिटी जो स्टूडेंट में होनी चाहिए वो है श्रद्धा, अपने टीचर में, बड़े बूढ़ों में। और हमारे यहाँ बड़े बूढ़े 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है जो उम्र से बड़ा है, एक है जो ज्ञान से बड़ा है, 3 प्रकार के। एक है जो धर्म से बड़ा है। तो धर्म से बड़ा गुरु चाहे 19 साल का भी, आदि शंकराचार्य जब थे 8 साल के, तो बनारस में वो गुरु थे, बड़े बड़े लोग उनके आगे झुक जाते थे। तो बड़े बूढ़ों के लिए श्रद्धा, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है। तो टीचर भी रोटी खा के पेट भरता है, आप इज्जत नहीं करोगे तो उसका क्या है, वो क्लास नहीं पढ़ाएगा, आएगा गपशप मार के चला जाएगा। तो एक सवाल और जल्दी से कोई बेटा, एक सवाल और ले सकते हैं अभी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा नाम साजिद है। मेरा कपिल कपूर साहब से मेरा एक सवाल है। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में इतने सालों काम किया और आप जेएनयू के फाउंडिंग स्टोन्स में से हैं, तो सर नई शिक्षा नीति को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए युवाओं का क्या योगदान है सर, आप हमें बताएंगे तो। मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है, पर हमारी शिक्षा नीति जो 193 साल से चल रही है उसमें विदेशी भाषा और विदेशी चिंतन पे बड़ा जोर है। किसी भी विषय में आप अगर किताबों की लिस्ट देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सारे ज्ञानी विदेश में बैठे हैं जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि हमारे देश के ज्ञान ग्रंथ इतने हैं कि सारी दुनिया की भाषाओं के ज्ञान ग्रंथ एक तरफ, उससे ज़्यादा ज्ञान ग्रंथ हमारे देश के हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत और ओल्ड तमिल में। और हमारे विषय इतने हैं कि हम एक पूरा विश्वविद्यालय सिर्फ अपने ज्ञान परंपरा पे ही बना सकते हैं। परंतु आप कोई भी सिलेबस देखिए, आपको अपने देश की किताब नहीं मिलती। इसलिए हम लोग एक मानसिक गुलामी और एक हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि भाई विदेश में बहुत, वहाँ पे सब जाएं। इसलिए हम वहाँ जहाँ भी बड़े लोग जाने को भी रहते हैं, आतुर रहते हैं कि वहाँ जाएंगे। पर देखिए ये देश की जो नीति बनी है
ये थोड़ी डर के बनी है, डर के। आइडिया, हमारा विचार ये था कि पहली क्लास से लेके रिसर्च तक जो राजकीय भाषाएं हैं, स्टेट लैंग्वेजेस, वो माध्यम होनी चाहिए, स्टेट लैंग्वेजेस माध्यम होनी चाहिए। और उसी से, क्योंकि माध्यम वो होंगी तो जो टीचर है उसको किताब लगाने को कहोगे तो वो अपनी भाषा की किताब लगाएगा। जी जी। पर आपने माध्यम बना रखा है अंग्रेजी ज़्यादा। अब 74% स्कूल ऐसे हैं जहां भारतीय भाषाएं माध्यम हैं, पर ट्रेजेडी क्या है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजते हैं। तो इस भाषा नीति को लिखा है, ये सुनने वाली बात, जहां हो सकता है वहां पहली से 5वीं तक मातृभाषा में या 8वीं तक। मुझे ये समझ नहीं आता, अंग्रेजी तो सब जगह हो सकती है, पर आपकी भाषा जहां हो सकती है इसका मतलब है हम अभी भी पूरे सिंसियर नहीं हैं। हम मानसिक तौर पे जो हमारी गुलामी है उससे अभी मुक्त नहीं हुए। और जो मुक्त हो जाते हैं, बच्चों का रोल ये है, आप लोग अपने टीचर से कहिए कि हमें हमारे देश के ग्रंथ पढ़ाइए, हमारे देश की किताबें पढ़ाइए। विषय में बहुत बहुत साइंटिफिक है। देखो, ये मत मानना कि ऐसी ही बात है। 19वीं शताब्दी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 123 भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1890 में, और मैक्स म्यूलर ने 72 ग्रंथों का अनुवाद किया। 193 हमारे ग्रंथों का अनुवाद 19वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप कर रहा है। तो वो ज्ञान तो है ना, पर हमको बता दिया कि ये आपका तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जहां पर भी बैठ जाता है वहां ज्ञान शुरू हो जाता है, और ज्ञान की गंगा यहां पर भी बह रही थी। लेकिन समय कह रहा है कि हमें समापन करना पड़ेगा आज आवाज देश की के इस कार्यक्रम का। लेकिन कपिल कपूर जी, आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला। गुरुचरण सिंह जी, आपने क्रिकेट से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। जितेंद्र सिंह शंटे जी, आपने अपनी जज्बात से भरी हुई यात्रा से हमें रूबरू करवाया। और डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा जी हमसे जुड़े और मेडिकल की दुनिया में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ किया, और बगैर किसी इस सोच के किया कि आने वाले समय में या किसी भी समय में आपके काम को परिचय मिलेगा और उस परिचय को कन्वर्ट किया जाएगा पद्म अवार्ड के रूप में। ये सोचे बगैर आपने समाज सेवा की, भारत की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद जनता जनार्दन का भी। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।